जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 24 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बताएंगे आप कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे न्यूटन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। तो याद रखेंगे आप कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये बल होते हैं आपके बराबर किसके, तो द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे आप कि सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएंगे आपके विस्थापन के। ऑप्शन यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सही जवाब होगा विस्थापन के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान जो ये किस स्थान पर अधिकतम होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान जो ये किस स्थान पर अधिकतम होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं ध्रुवों पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ध्रुवों पर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध किस नियम द्वारा जो है बताया गया है। तो याद रखेंगे आप कि प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध किस नियम द्वारा बताया गया है। तो ये बताए गए हैं आपके हुक के नियम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि एक आदर्श गैस का दाब और आयतन किस नियम के अनुसार संबंधित होते हैं। तो याद रख लीजिएगा आप कि एक आदर्श गैस का दाब और आयतन किस नियम के अनुसार संबंधित होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके बोयल का नियम। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न में से किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो याद रख लीजिएगा आप कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रकाश की गति में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होगा। ऑप्शन यहाँ पे
बी आपका सही जवाब हो जाएंगे डायोप्टर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अधारियु से क्या तात्पर्य है। तो याद रखेंगे आप कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अधारियु से क्या तात्पर्य है। तो इनसे तात्पर्य क्या होगा। तो पदार्थ के आधे परमाणुओं के क्षय होने में लगा समय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रख लीजिएगा आप कि ट्रांसफार्मर जो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है ये करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे कार्य। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखेंगे आप कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान कितने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो याद रखिएगा कि डॉपलर प्रभाव जो ये किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो है ये आवृत्ति का आभासी परिवर्तन से है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कूलम्ब का नियम किसके बीच जो है बल व्यक्त करता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि कूलम्ब का नियम किसके बीच बल व्यक्त करता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे दो आवेशों के बीच। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है। तो याद रखेंगे आप कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है। तो यहाँ पे अर्धचालक का उदाहरण हो जाएंगे सिलिकॉन। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी जो है क्या होगी। तो याद रखेंगे आप कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इनकी फोकस दूरी की अगर बात करें तो इनकी फोकस दूरी आपके -50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है नाभिकीय विखंडन में क्या यहाँ पे होते हैं। तो याद रखेंगे आप कि नाभिकीय विखंडन में क्या होते हैं। तो याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन में जो है भारी नाभिक का टूटना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर जो निर्भर नहीं करता है। तो याद रखेंगे कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखेंगे ये गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि प्रकाश का वेग जो है ये किस माध्यम में अधिक होता है। तो याद रखेंगे आप कि प्रकाश का जो वेग है ये किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो याद रखेंगे प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो ये होते हैं आपके निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्वात में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि तरल की तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध क्या है। तो तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध हो जाएंगे यहाँ पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि तांबे का विद्युत प्रतिरोध है एल्युमिनियम जो है ये एल्युमिनियम की तुलना में कैसा होता है। तो तांबे का विद्युत प्रतिरोध है एल्युमिनियम की तुलना में कैसा होता है। तो 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कम होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कम हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग
आमतौर पर किसमें जो है किया जाता है? तो याद रखेंगे आप कि अवतल दर्पण का उपयोग आमतौर पर किसमें किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आपके दंत चिकित्सा में दांत देखने के लिए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखेंगे आप कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ये किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ये आपके इस्पात में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इस्पात में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। तो पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का जो नियम है ये द्रव्यों में दाब का संचरण से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? चलिए बताएंगे। तो रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो रेडियो तरंगे हो जाएंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एंट्रोपी किसका माप है? तो याद रखेंगे आपकी एंट्रोपी जो है ये किसका माप होगा? तो ये माप हो जाएंगे तंत्र की अवस्था या यादृच्छिकता। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे आप कि नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण क्या है? तो नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण जो है हाइड्रोजन बम होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, हाइड्रोजन बम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक फैराडे विद्युत आवेश का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा आप कि एक फैराडे विद्युत आवेश का मान जो है ये कितना होता है? तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण किस सिद्धांत पर जो ये आधारित है? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित हो जाएंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो याद रखेंगे आप। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नियम दिए गए थे आपके बोर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बोर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि आवर्त सारणी के आधुनिक वर्गीकरण का आधार जो है क्या है? तो याद रखेंगे आप कि आवर्त सारणी के आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन सा आयनिक यहाँ पे यौगिक का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो आयनिक यौगिक का उदाहरण यहाँ पे NaCl होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि संतुलन स्थिरांक का मान जो है क्या यहाँ पे दर्शाता है? तो संतुलन स्थिरांक का मान जो है यहाँ पे क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं संतुलन पर अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि एंजाइम जो है ये किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं? तो याद रखेंगे आप कि एंजाइम जो ये किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं? तो एंजाइम होते हैं जैविक उत्प्रेरक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जैविक उत्प्रेरक होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।